तो शाम 7 बजे जी न्यूज को ट्यून इन कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ इस बुलेटिन में हम आपको हर रोज दिखाएंगे देश दुनिया की 20 बड़ी खबरें, वो भी तेज तर्रार अंदाज में। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। 7 बजे आप खबरों का 2020 देखिए और कुछ ही मिनटों में हर खबर और खबर के हर पहलू से रूबरू हो जाइए। सबसे पहले आज की हमारी स्टोरी नोएडा में एंक्रोचमेंट की। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा में आए। यहां के प्रशासन ने उन्हें एक चमचमाते नोएडा की तस्वीर पेश कर दी, लेकिन हकीकत कुछ और थी। ये सिर्फ एक दिन की चांदनी है, ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, रिपोर्ट देखिए आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को नोएडा में मेट्रो के मैजेंटा लाइन का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सालों बाद अंधविश्वास तोड़कर नोएडा के दौरे पर आए। उन्होंने बॉटेनिकल गार्डन और एमएटी मेट्रो स्टेशन के आसपास का जायजा लिया, लेकिन अफसोस एक बार फिर उन्हें धोखे में रखा गया। यहाँ से जुड़ी भी कुछ अन्य समस्याएं हैं जिसको मंत्री समूह पूरी तत्परता के साथ उन्हें लेकर के उस पर कार्य कर रहा है। योगी और पीएम मोदी के दौरे के मद्देनजर नोएडा के बॉटेनिकल गार्डन और सेक्टर 18 के आसपास के इलाके को खूब चमका दिया गया है। जरा गौर कीजिए बॉटेनिकल गार्डन की 22 दिसंबर की तस्वीरों को। ई रिक्शा ने पूरी सड़क का अतिक्रमण किया हुआ है। कोई भी रिक्शा जो है वो एक लाइन में कतार में खड़ा हुआ आपको यहाँ नजर नहीं आएगा, जिसकी वजह से यहाँ एक बॉटलनेक बन जाती है। अब 23 दिसंबर की तस्वीर देखिए। बॉटेनिकल गार्डन की तस्वीर बदल चुकी है। ई रिक्शा इक्का दुक्का ही नजर आएंगे। इस वक्त नोएडा की सबसे बेहतरीन तस्वीर है, क्योंकि यहाँ पर जितने बैटरी रिक्शा और जितने ऑटो खड़े रहते हैं इस वक्त उसके 5% भी नहीं खड़े हैं। डेली तो यहाँ पे सारी रोड पे पूरी रोड बसेस से और रिक्शा से कवर अप होती है, बट आज थोड़ी फ्री है। लेकिन ये तस्वीर एक जगह की नहीं है। नोएडा के अट्टे मार्केट की तस्वीर भी आज जुदा जुदा नजर आई। नोएडा के सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन से ठीक बगल में अट्टा मार्केट की 22 दिसंबर की तस्वीर देखिए। फुटपाथ पर कदम रखने तक की जगह नहीं है। लेकिन आज 23 दिसंबर को तस्वीरें देखिए। नोएडा की अट्टा मार्केट, जहां पर आमतौर पर पैर रखने की भी जगह नहीं होती है, आज कुछ बदली बदली से दिखाई पड़ रही है। आप देखिए ये जो अट्टा मार्केट है, यहाँ पर इस पूरी रोड पर दुकानें लगी रहती थी। रोजमर्रा की चीजें, इस्तेमाल करने की चीजें हैं, वो यहाँ पर लगी रहती थी। खासकर कपड़ों की मार्केट होती थी, लेकिन ये मार्केट पूरी की पूरी अब हटा दी गई है। आप देखिए ये जो पूरी की पूरी रेलिंग है आपको खाली दिखाई पड़ रही होगी। यहाँ पर भीड़ भी उतनी नहीं दिखाई पड़ रही है। नोएडा में जहां हर तरफ हर रोज सड़कों पर अवैध पार्किंग दिखाई देती थी, आज खुली सड़क दिखाई दी। नोएडा के अट्टा मार्केट के सामने और जीआईपी मॉल के बाहर इस सड़क पर गाड़ियों की कतार खड़ी रहती थी। अवैध पार्किंग से पूरी सड़क जाम रहती थी। लेकिन सिर्फ योगी और मोदी के दौरे ने पूरी तस्वीर बदल दी है। जीआईपी के सामने जो लोग हैं वो क्या कहते हैं? सर ये बताइए कि यहाँ पर पिछले कई सालों से हम लोग देखते आ रहे हैं कि पूरा का पूरा एनक्रोचमेंट रहता है। एनक्रोचमेंट है ये सारा जो है कि नहीं, ये आज योगी आदित्यनाथ जी और प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं तो उनकी वजह से ये हट गया है। कल फिर जो है कि नहीं आप देखेंगे तो कल फिर वही यहीं पे खड़े होंगे। ये रोज का काम है। कोई थोड़ा सा एक्शन होता है, वो 2 घंटे के लिए हट जाती है चीजें, उसके बाद वो वापस आके खड़ी हो जाती है। पूरा सेक्टर 18 में भी यही हो रहा है। पूरा रेडी वालों से भरा पड़ा हुआ है और कोई उस चीज को ध्यान भी नहीं देता है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हम ये बताना चाहते हैं कि जैसी साफ सफाई और धुलाई आज हो रही है आपके आने पर, वैसा रोज क्यों नहीं होती है। नोएडा फिल्म सिटी के बाहर नजारा ही बदला हुआ है। टूटी रेलिंग ठीक हो रही है, मलबा हटाया जा रहा है, लाइट ठीक हो रही है। ऊपर मेट्रो चलती है, नीचे नोएडा संवरता है। इतने सारे लोग नोएडा की सड़कों पर काम करते हुए, इतना सारा पुलिस बल, आमतौर पर नोएडा को कम ही नसीब होता है। लेकिन जब राज्य का मुख्यमंत्री एक जिंक्स को तोड़ते हुए नोएडा आ रहा हो तो बेहतरीन तस्वीर पेश करने की कवायद नोएडा में आपको हर तरफ नजर आएगी। जिस तरफ कैमरा घूमेगा आपको लोग काम करते हुए नजर आएंगे। कहीं पर कर्मचारी जो है वो पेड़ पौधों को ठीक कर रहे हैं, कहीं आज बड़े दिनों बाद प्यासे पेड़ों की प्यास बुझाई जा रही है और पानी के जरिए छिड़काव करके उन्हें तरोताजा करने का काम किया जा रहा है। और योगी के आते अवैध पार्किंग और अतिक्रमण न जाने कहां गायब हो गए। काश ऐसी तस्वीर रोज होती। नोएडा की सड़कों को चमकाया जा रहा है, स्ट्रीट लाइट ठीक की जा रही है, डिवाइडर को पेंट किया जा रहा है। आज से ही यहाँ पर
युद्ध स्तर पर चीजों को बेहतर रूप देने का काम शुरू हो गया। आप देखिए ये बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन है और उसके आसपास आप देखिए यहाँ तक भी जो डिवाइडर्स हैं उनको दोबारा से पेंट किया जा रहा है। इस सामने ही बल्कि इस आसपास के कई किलोमीटर तक के जो स्ट्रेच है वहाँ पर इनको दोबारा से पेंट किया जा रहा है। लाइट्स जो यहाँ पर लगनी है स्ट्रीट लाइट्स, वो स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पर चेंज हो रही हैं ताकि जब पीएम आए और उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पर रहेंगे तो किसी भी तरह की कोई कमी उस वक्त ना हो। लेकिन ये भी गौर करने वाली बात है कि सिर्फ उन्हीं जगहों को चमकाया जा रहा है जहां योगी को आना था। नोएडा की बाकी जगहों पर अभी भी व्यवस्था पुरानी जैसी है। नोएडा के सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के आसपास रिक्शा और ठेले वालों ने ऐसा कब्जा जमाया हुआ है कि पूरा रास्ता ब्लॉक है। इस वक्त हम नोएडा सेक्टर 32 के वेव सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन पर मौजूद हैं। इस वक्त हम प्रवेश द्वार 2 में हैं, लेकिन कहते हैं तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं। कई इलाकों में रेडी वालों से लेकर रिक्शा वालों तक की पार्किंग आपको यहाँ दिखाई देती होगी और इतना ज़्यादा एनक्रोचमेंट हो चुका है जिस वजह से अब आम लोगों को ही तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। और सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के पास रिक्शा और ठेले वालों ने ऐसा कब्जा जमाया हुआ है, पूरा रास्ता ब्लॉक है। फर्रुखाबाद के सिकंदराबाग और कंपिल के आश्रमों पर छापे मारे गए। पुलिस को अपने सूत्रों से पता चला है कि बाबा फर्रुखाबाद में मौजूद अपने आश्रम में छिपा हुआ है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 100 से भी ज्यादा पुलिस फोर्स के साथ छापा मारा। सिकंदर देव आश्रम में पुलिस को अंदर घुसने में काफी मुश्किल हुई, अंदर का दरवाजा तोड़कर घुसना पड़ा। छापेमारी के दौरान आश्रम के अंदर कई तहखाने मिले। यहाँ मौजूद महिलाओं ने पुलिस का विरोध भी किया। पुलिस को पड़ोस के मकान की छत से होकर आश्रम में दाखिल होना पड़ा। दोनों आश्रमों से पुलिस ने 48 महिलाओं को निकाला। इस तरीके से बंधक बना करके कुछ लड़कियों को रखा गया, उसी को चेक करने के लिए क्या वास्तव में लड़कियों को बंधक बना करके बिना उनकी मर्जी के रखा गया है। आध्यात्म में दबाव नहीं होता है, आध्यात्म में सिर्फ एक रियलिटी बताई जाती है। जब तक करना है व्यक्ति को जीवन में अनुकरण करो, नहीं करना है तो व्यक्ति जा सकता है। और यूपी के बस्ती में भी एक बाबा पर आश्रम में युवतियों से यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं। बस्ती जिले के सत्यलोक आश्रम से जान बचाकर भागी 4 लड़कियों ने बाबा सच्चिदानंद उर्फ सदानंद के खिलाफ केस दर्ज कराया है। सत्यलोक रिलीजियस ट्रस्ट के नाम से चल रहे बाबा के आश्रम से भागी साध्वियों का आरोप है कि उन्हें बंधक बनाकर रेप किया जाता था। नहीं चाहने पर भी बलात्कार किया जाता है। बाबा ही तब तक हमारे साथ तो बाबा ही करते रहे, लेकिन जो बस्ती मेरे साथ घटना घटी तो 4 लोगों ने मिलकर। आरोपों के मुताबिक आश्रम में यौन शोषण का विरोध करने पर लड़कियों को मारा पीटा जाता था और जो मना करते थे, जो विरोध करते थे, उसे मारते पीटते थे। इसीलिए हम गरीब माँ बाप के बच्चे। इन आरोपों के बाद बांदा पुलिस ने सर्वोदय नगर में मौजूद वीरेंद्र देव दीक्षित के आश्रम में छापा मारा। पुलिस की छापेमारी के दौरान आश्रम की संचालिका से भी पुलिस की कहासुनी हुई। वीरेंद्र देव वहां नहीं मिला। लोगों ने बताया कि कुछ दिनों पहले वो यहां आया था। और जो जयपुर आश्रम है वीरेंद्र देव का, वहां पर भी रेड हो सकती है। इस आश्रम की हकीकत देखिए आप। जयपुर के आश्रम में भी कई लड़कियां रह रही हैं, लेकिन उन्हें किसी से मिलने की इजाजत नहीं है। सिर्फ एक छोटा सा छेद है जिसके जरिए अंदर से बातचीत होती है। जयपुर में एक आश्रम बाबा का जो वीरेंद्र देव दीक्षित नाम का बाबा है, जिसकी गिरफ्तारी को लेके हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उसका जयपुर के झोटवाड़ा में ओम शिव कॉलोनी में स्थित ये आश्रम सामने आया है। आज जयपुर पुलिस यहाँ पे पहुंची भी थी और अभी तक बताया जा रहा है कि यहाँ के लोगों से पूछताछ भी की गई। पुलिस ने आश्रम के अंदर से ऐसी लिखित सामग्री बरामद की जिसमें वीरेंद्र को बाप बताते हुए लड़कियों को पूरी तरह से समर्पण करने के लिए कहा गया है। आश्रम के अंदर लड़कियों की उम्र 15 से लेकर 30 साल के बीच की है। आश्रम के अंदर क्या होता है ये बाहर के लोगों को भनक तक नहीं लगती। जाने अंदर जाता तो मैं सारी कहानी और बताता क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन यहाँ लोग आते हैं, लेडीज भी आते हैं। लेकिन बाबा है कहाँ, ये किसी को नहीं पता है। तलाश लगातार जारी है। इसी की तलाश में जी न्यूज की टीम मुंबई से सटे पालघर जिले के बाबा के आश्रम में भी पहुंची। नाला सोपारा वेस्ट के डिसिल्वा नगर में सफेद रंग का ये आलिशान सरोवर नाम का बंगला ही बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित का आश्रम है। बंगले के चारों तरफ बाउंड्री वाल है और सभी खिड़कियां सफेद पर्दों से ढकी हुई हैं। बलात्कार के आरोप में फंसने के बाद में बाबा
वीरेंद्र देव दीक्षित कहाँ पर है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन मुंबई से के ही पास में नाला सोपारा में जो उनका एक आश्रम है यहाँ पर, जिसका नाम सरोवर है इस बंगले का, सफ़ेद रंग का ये बंगला। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो दरवाजे पे सबसे पहले जो आपको चीज़ दिखाई देगी वो शिवालय लिखा हुआ दिखाई देगा यहाँ पर, और साथ ही साथ एक और स्टिकर दिखाई देगा जिस पर लिखा है सुप्रीम सोल शिव बाबा। बंगले के पास काम करने वाले एक शख्स ने बताया कि जो यहाँ एक बार आता उसका दोबारा यहाँ से वापस जा पाना मुश्किल होता है। एक्चुअली यहाँ पे जो भी ज्वाइन होता है एक बार तो उनको काफ़ी सारा ब्रेन वॉश किया जाता है, एक ब्रेन वॉश की ट्रेनिंग दी जाती है। और आध्यात्म की आड़ में महिलाओं का यौन शोषण करने वाले बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित का एक आश्रम लखनऊ में भी है। यहाँ पे भी जी न्यूज की टीम पहुंची। लखनऊ के इंदिरा नगर में मौजूद आश्रम में कुछ शिष्याएं मिली हैं। उन्होंने वीरेंद्र देव पर लगे आरोपों को गलत बताया। लखनऊ में भी उनका ये विद्यालय है, हम इसको यहाँ पहुँचे हैं, कोशिश करेंगे जानने की कि आखिर क्या कुछ यहाँ पर होता था। जो लड़कियाँ आरोप लगा रही हैं, आपको क्या लग रहा है साजिश की गई उनके खिलाफ? कर रहे, वो लोग बदनाम करने के लिए, आश्रम को बदनाम करने के लिए ये सारा कर रहे हैं। और आज लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा, जबरदस्त झटका। चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव दोषी करार। रांची की सीबीआई अदालत ने चारा घोटाले में लालू को दोषी माना। सजा का ऐलान 3 जनवरी को होगा। कोर्ट ने पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र समेत 6 लोगों को बरी कर दिया है। फैसले के बाद लालू को कोर्ट से सीधे रांची की जेल ले जाया गया। आरजेडी ने फैसले पर सवाल उठाए हैं। तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, आपने उसी व्यक्ति को घेर कर रख दिया क्योंकि आप उससे पॉलिटिकली नहीं लड़ पा रहे, आप उसको पॉलिटिकली फिनिश नहीं कर पा रहे। आज कोर्ट के फैसले से उजागर होता है, लगातार दूसरी बार कोर्ट ने उनको दोषी करार दिया है। 1996 में हुए इस घोटाले से जुड़े एक मामले में 2013 में निचली अदालत ने लालू को दोषी करार दिया था। इस घोटाले में उन पर अलग अलग 6 केस चल रहे हैं। उधर पाकिस्तान सीमा पर अपनी हिमाकत से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की गोलीबारी में हमारे 3 जवान शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास केरी सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई। ये फायरिंग 120 इन्फेंट्री ब्रिगेड बटालियन की पेट्रोल पार्टी को निशाना बनाकर की गई। इस गोलीबारी में 3 जवान शहीद हुए, जिसमें से एक ऑफिसर भी शामिल है। इस बीच कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के कुलगाम लोलाब इलाके में छांगड़ी में सेना और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने आतंकियों की तलाश में छापेमारी की। आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर घर घर तलाशी ली गई। और करगिल में ठंड का आलम ऐसा कि एटीएम मशीन को कंबल उड़ाना पड़ा। कारगिल और द्रास में पारा -20 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। ठंड का आलम यह है कि सड़कों पर गिरी बर्फ शीशे जैसी जम गई है, जिन पर फिसलन इतनी है कि आदमी भी चलने से डर रहा है। यही नहीं, एटीएम की मशीनों को कंबल से ढकना पड़ा है ताकि मशीन के अंदर आर्द्रता से बर्फ न जमे और मशीन ठीक से काम करे। नल पूरी तरह जम गए हैं। ट्यूबवेल में से आग जलाकर पानी निकाला जाता है। पिछले साल से भी बहुत ज्यादा सर्दी आया है, इसीलिए सब पंप जम चुका है। यहाँ पे बर्फ जम के रोड की हालत काफी खराब है। श्रीनगर से लेह जाने वाला रास्ता भी यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, ये कहावत आपने सुनी होगी। लड़के और लड़की के अलावा उनके परिवार भी राजी हैं, फिर भी कुछ हिंदू संगठन जबरदस्ती उसे लव जिहाद बता रहे हैं। गाजियाबाद में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने अंतर धार्मिक शादी को जबरन रुकवाने की कोशिश की। लड़का मुस्लिम और लड़की हिंदू है। दोनों के परिवार वाले भी इस शादी में राजी हैं। दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। बाकी रस्में और रिसेप्शन का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान हिंदू रक्षा दल नाम के संगठन ने शादी समारोह में लव जिहाद का आरोप लगाकर हंगामा करने लगे। पुलिस ने काफी देर समझाने की कोशिश की, बात नहीं बनी तो लाठीचार्ज किया। लड़की के पिता की शिकायत पर 50 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हमारा कहना यह है कि अगर शादी आप कर रहे हैं तो हिंदू रीति रिवाज से करें, लेकिन ये घर के अंदर निकाह पढ़ा रहे हैं, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और भोपाल में यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा के साथ गैंगरेप के मामले में आज बड़ा फैसला आया। भोपाल गैंगरेप के 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। भोपाल की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सिर्फ 52 दिनों में यह फैसला सुनाया है। गैंगरेप की घटना 31 अक्टूबर को हुई थी। वारदात के वक्त यूपीएससी की तैयारी कर रही एक छात्रा कोचिंग से लौट रही थी। 4 बदमाशों ने छात्रा को अगवा कर रेलवे ट्रैक के पास गैंगरेप किया था। पूरे फुल संतुष्ट हैं क्योंकि आजीवन बिगड़ी है, इसलिए हमें तो अंदर उनको सड़ना ही था। लगता है फांसी भी होना चाहिए। अब फांसी तो होनी थी, मगर फांसी कहाँ मिलती है। संतुष्ट। वारदात के बाद भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में विरोध प्रदर्शन हुए थे।
और राजस्थान में रफ्तार का जानलेवा रूप देखने को मिला। जरा सी लापरवाही की वजह से मौत का मातम पसर गया वहां पर। राजस्थान के सवाई माधोपुर में बनास नदी में एक मिनी बस के गिरने से 33 लोगों की मौत हो गई। हादसा आज सुबह 7 बजे हुआ। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ये बस सवाई माधोपुर से लालसोट जा रही थी, जिसमें करीब 35 लोग सवार थे। चश्मदीदों के मुताबिक हादसा तेज रफ्तार की वजह से हुआ। ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया था। धुंध की वजह से भी ड्राइवर सामने नहीं देख पाया। पुल की रेलिंग को तोड़कर बस नदी में गिर गई। नदी में ज्यादा पानी होने की वजह से हादसा गंभीर हो गया। और यरूशलेम को लेकर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष अब और तेज हो गया। शुक्रवार को अमेरिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में इजराइल के गनफायर में 24 साल का फिलिस्तीनी नागरिक मारा गया। यूएन में अमेरिका के इजराइल की राजधानी को यरूशलेम घोषित करने के फैसले को खारिज करने के बाद फिलिस्तीनी नागरिक गाजा में प्रदर्शन कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में भी हुए। कम से कम 15 फिलिस्तीनी जख्मी हुए हैं। फिलिस्तीन पूर्वी यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाना चाहता है, जबकि इजराइल पूरे यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाना चाहता है। और हाथियों के आशियाने को इंसान अगर उजाड़ दे तो हाथी इंसानों का क्या हश्र करता है, ये देखिए आप। झारखंड के खरसावां जिले के सरायकेला में हाथियों के उत्पात से स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरायकेला जमशेदपुर हाईवे पर हाथियों का झुंड गुजरता है, जिससे घंटों ट्रैफिक जाम लगा रहता है। यही नहीं, हाथियों का झुंड इस साल कई लोगों की जान भी ले चुका है। हाथी सैकड़ों घरों को तोड़ चुके हैं। सैकड़ों किसानों की फसलें बर्बाद कर चुके हैं हाथियों के आतंक के आगे वन विभाग भी लाचार दिखता है।